Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start the 10th class physics, and the first chapter of this 10th class physics is about the simple harmonic motion and wave. So students, this is our first lesson. ये हमारा आज का पहला सबक होगा, and then we will continue it as इसी के साथ स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे जो आज का हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस किस्म की मोशन को हम कहते हैं, और इसी के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास और कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बेसिक टर्म जो है हमारे पास आती है वो है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के मुतालिक आप लोग स्टूडेंट्स पहले से ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से रिकैपिटलाइजेशन करता चला जाता हूँ आपकी इस प्रीवियस नॉलेज को। स्टूडेंट्स वाइब्रेशन से रिलेवेंट जब डिस्कशन स्टार्ट करें तो आपने इस मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इस बात को याद रखना है कि वाइब्रेशन जो है हमारे पास ऐसी मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करे या बैक एंड फोर्थ मूव करे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टाइप्स की जो मोशन है यानी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इस मोशन को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं दिस इज अ वाइब्रेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अपनी वाइब्रेशन को एक न्यू नेम देंगे। पहले हम इसको वाइब्रेशन के नाम से जानते थे, अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे ऑसिलेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स दिस इज अनदर नेम ऑफ द वाइब्रेशन, सेम एज सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन की जो एक स्पेशल टाइप और स्पेशल काइंड है वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वाइब्रेशन का पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, और स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले हम इस मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम ये चीज़ें देखेंगे कि ये कौन कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन अवेलेबल है, या कौन कौन सी ऐसी रियल लाइफ एप्लीकेशन या एग्जांपल्स हो सकती हैं जो एग्जीक्यूट करती हैं हमारी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये चीज़ एक इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, and that is simple harmonic motion occurs when an object is moving and the net force acting on it is directly proportional to the displacement and it is always directed towards the mean position
सो स्टूडेंट्स द डेफिनेशन इज, यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है. A simple harmonic motion occurs when an object is moving and the net force acting on it is directly proportional to the displacement and the displacement from the mean position. ये भी इस बात को भी याद रखिएगा. And it is always directed towards the mean position. स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा और अगर हम उस पर फोर्स लगाकर उसको उसकी बेसिक पोजीशन से यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ही हो. तो हम इस किस्म की ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करेंगे. कुछ एक एग्जांपल को आज हम डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको और फर्दर जो है वो इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करने लगे हैं दैट इज अबाउट द मैस अटैच्ड विद अ सिंपल स्प्रिंग. स्टूडेंट्स मैस अटैच विद अ स्प्रिंग, इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ ही डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पहले आपको एक डायग्राम थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लें, एग्जांपल को अपनी डिस्कस कर लें ताकि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. उसके लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक मैस अटैच विद द स्प्रिंग लूँगा और उसके लिए मुझे अपनी कुछ बेसिक पॉइंट्स चाहिए जैसा कि द फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ये पोजीशन होगी ए, ये पोजीशन होगी ओ और ये पोजीशन होगी बी. स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और बी जो है हमारे पास हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस भी हैं और ये हमारे पास हमारी मीन पोजीशन है एंड दिस इज आल्सो द एक्सट्रीम पोजीशन. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा हम उसकी 3 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स इन 3 कंडीशंस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले नंबर पे वो अवेलेबल होगा हमारी मीन पोजीशन पे. स्टूडेंट्स ये इसकी मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहाँ पर किसी किस्म की कोई स्ट्रेचनेस जो है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है. इस स्प्रिंग के अंदर भी कोई स्ट्रेचनेस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. लेकिन स्टूडेंट्स जब हम अपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, लेट्स सी कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो अप्लाई करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की शेप स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से एक्सपैंड होती हुई मिलेगी. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल था जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट का चेंज आ गया. इस डिस्प्लेसमेंट के चेंज को स्टूडेंट्स हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर डी डिस्प्लेसमेंट के साथ और हम अपनी इसी वैल्यू को एक्स के साथ भी मेंशन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को.
स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई की और उसके अंदर कितना चेंज आया। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, कि हमें हुक्स लॉ ये डिस्क्राइब करता है, हुक्स लॉ स्टूडेंट्स ये डिस्क्राइब करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट पर जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट में उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्रिएट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो मैथमेटिकल डेरिवेशन ड्राइव होगी वो ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और हम स्टूडेंट्स इसको यहां पर ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर स्टूडेंट्स इन चीजों को भी अंडरस्टैंड कर लें। दिस इज द फोर्स जो हमने अप्लाई की थी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। K इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहां पर x जो है हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव साइन के बारे में भी स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइन हमेशा ये शो करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन है। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर ऑब्जेक्ट हमने यहां तक एक्सपेंड किया, उसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक आ गया, तो अब ये ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा कि ये वापस मूव करे अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, विच इज द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां पर इस फोर्स की मूवमेंट जो है वो हमारे अगेंस्ट है, बैकवर्ड है, तो हम इस वजह से यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट की मूवमेंट होगी हम उसको नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। और यहां पर ये भी याद रखें कि अब ये जो फोर्स है जो नेगेटिव साइन के साथ शो हो सकती है कि ये बैकवर्ड मूव कर रही थी मीन पोजीशन की तरफ, स्टूडेंट्स हम इसको नाम दे सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स की डेफिनेशन भी आपको आपके सेकंड पेज पर मिल जाएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, अ फोर्स दैट पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स इस रिस्टोरिंग फोर्स को भी आपने याद रखना है, ये ऐसी ऑब्जेक्ट की फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस उसकी असल हालत में ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए अप्लाई हो रही हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से शिफ्ट करके वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाना चाह रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां से सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो चुकी है। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, वापस पीछे की तरफ खींचेगी, लेकिन वो यहां पर आकर रुकेगी नहीं बल्कि और पीछे की तरफ मूव करेगी। स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से फिर हमें शो होगा अपनी इस पोजीशन पर। अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो फोर्स थी, इस रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको बैकवर्ड मूव करवाना शुरू किया और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो वापस इस पोजीशन तक आ गया। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि आप जितना डिस्प्लेसमेंट फोर्स की मदद से क्रिएट करेंगे अपनी मेन पोजीशन फ्रॉम ओ टू बी, सेम उतना ही डिस्टेंस आपके छोड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है कवर करेगा फ्रॉम मेन पोजीशन टू पॉइंट ए, यहां तक सेम डिस्टेंस होगा ये भी और ये भी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास कुछ फर्दर कंडीशंस आती हैं हमारे स्प्रिंग से रेलेवेंट भी। अगर हम डिस्कशंस करें तो हमारा जो स्प्रिंग होगा स्टूडेंट्स यहां पर वो कुछ इस तरह से शो होगा। यहां पर आपको आपका जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच नजर आएगा। यहां पर ओरिजिनल पोजीशन पे था, मेन पोजीशन पे नो डिस्टर्बेंस, ये ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेट में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको कहेंगे रिलैक्स्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी है स्प्रिंग के हिसाब से, और हमारी ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन ए तक आ चुका है। तो यहां पर जो हमारे स्प्रिंग की हालत होगी, इस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे कंप्रेस्ड का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ गए। अब आप ये देखें कि हमने डिस्कस करना था अपनी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास अटैच विद द स्प्रिंग के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो क्या यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है? लेट्स सी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जब हम फोर्स अप्लाई करें तो उसमें सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनली एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने जब फोर्स अप्लाई की थी तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ।
इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ फ्रॉम मीन पोजीशन टू पॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, अब ऑब्जेक्ट की मोशन कंटिन्यू हो जाएगी। लेट्स सी कि ऑब्जेक्ट सडनली ओ पर आकर भी नहीं स्टॉप होगा, सडनली ए पर आकर भी स्टॉप नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो मोशन है कुछ इस तरह से रहेगी। आपका ऑब्जेक्ट मीन से ए की तरफ मूव किया एंड देन फ्रॉम extreme B to O mean position, and then from B to from O to A, and then again it comes to O and it's continuous, और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ये आकर अपनी मीन पोजीशन पर रुक जाएगी कि जितनी उसके अंदर स्टोरिंग फोर्स ऐड हो चुकी थी, जैसे ही वो अपनी वैल्यूज को खत्म करना शुरू करेगी उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आकर अपनी इस पॉइंट पर रुक जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के अंदर हमारे पास एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारी सरफेस होगी, जिस सरफेस पर हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अपने मास को रखा है, प्लेस करवाया, स्टूडेंट्स ये फ्रिक्शनलेस है। अगर ये फ्रिक्शनलेस ना हो तो हमारे पास फर्दर फोर्सेस भी इस पर अप्लाई हो सकती हैं और हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, हमारी नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो सरफेस ली थी वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस थी। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी भी इसमें स्टोर होगी और उस एनर्जी को हम कंसीडर करेंगे एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को भी हम मेंशन कर लेते हैं। जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल होगी या स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स, दैट इज मेंशन्ड एज 1/2 kx स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स इसी के साथ हम अपने इस दोबारा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, डायग्राम को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इस डायग्राम को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट आउट की जा सकती है। जैसे लेट्स सी कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर था, एट दिस पोजीशन एट दिस इंस्टेंट, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी फोर्स की, एक्सीलरेशन की, वेलोसिटी की, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी इन तीनों इंस्टेंट्स पर डिफरेंट पोजीशंस पर यानी पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी पर हमने इन डिफरेंट कंडीशंस को भी डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स यहाँ के लिए भी मैं कुछ वैल्यूज मेंशन कर लेता हूँ। F, A, F for force, A for acceleration, V for velocity, kinetic energy, potential energy, same as force, acceleration, velocity, kinetic energy and potential energy। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इन कंडीशंस को, इन स्टेट्स को भी डिस्कस करना है। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस किस किस पोजीशंस पर कैसे कैसे अवेलेबल थी। तो यहां पर सबसे पहले अगर अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो फोर्स है इस इंस्टेंट पर वो जीरो है। जब फोर्स कोई एप्लीकेबल नहीं थी, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट की मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट यहां से शिफ्ट होकर यहां तक आ चुका था, फ्रॉम पॉइंट मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम ओ टू बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये होगी हमारे पास माइनस के एक्स एंड एम। अच्छा स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जब फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन भी आया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ velocity with respect to time, change of distance with respect to time, velocity। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सीलरेशन का चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड ax and m।
और यहाँ पर नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स इस वजह से शो किया जा रहा है क्योंकि ये ऑलवेज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ड्यू टू अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को शो करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके इस तरफ को शिफ्ट होगा, उसमें क्या क्या कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए, जब एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है तो हमारे पास जो वेलोसिटी का चेंज है वो होगा, एक सेम हमारे पास वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर जीरो है क्योंकि एक्सीलरेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी एक इंस्टेंट पर आकर सेम रहेगी, तो हम यहाँ पर अपनी वेलोसिटी को पॉजिटिव vm के साथ शो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट O पर आ गया तो मीन पोजीशन के बाद अब इसने शिफ्ट होना है स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम A पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम A पोजीशन पर आने के बाद यहाँ पर जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स, अब वो इसको मूव करवाना चाहेगी टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, तो उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी पॉजिटिव, इस तरफ की डायरेक्शन नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्स हमारी हो जाएगी kx and m, and same as acceleration will become as ax and m, और due to acceleration the velocity will become 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इसकी बेसिक कंडीशंस आ जाती हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करना है अपनी काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट पोजीशंस पे, उनमें से सबसे पहले अगर हम इस पोजीशन को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी जीरो एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पोजीशन, और यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स होगी वो होगी m and a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ma क्यों यूज किया जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए कॉमनली हम लोग फार्मूला यूज करते थे mgh का। अब जहाँ पर स्टूडेंट्स जो h है, हाइट तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक मास है और एक एक्सीलरेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को ma और इसी तरह से इसको हम मैक्सिमम शो कर सकते हैं। या अगर हम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम के लिहाज से कंसीडर कर लें तो भी हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ पर होगी मैक्सिमम। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो हाइट है उस हाइट को एज अ डिस्प्लेसमेंट x भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एट द पॉइंट ऑफ पोजीशन O which is the mean position of an object, यहाँ पर जो हमारे पास हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स होंगी वो कुछ यूं रहेंगी। maximum and potential energy will be a 0 and same as on the extreme position, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू बनेगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी will also become a 0 and potential energy will be a maximum। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स मोस्टली हमारे पास जब ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ चुका होगा, तो उस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारी वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की वो स्टूडेंट्स हमेशा मैक्सिमम रहेगी, और एक्सट्रीम पोजीशंस पर जहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या हाइट अवेलेबल होगी वहां पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कंक्लूड की जा सकती है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों ने अपना फार्मूला जो कंक्लूड किया था लास्ट में ये था अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस kx। हम इसे कंसीडर करेंगे अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पर रेज होता है एंड दैट इज अबाउट द न्यूटन्स लॉ। स्टूडेंट जब हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर भी हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था, कंक्लूड किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर F इज इक्वल टू ma, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सो व्हेन वी कंबाइन द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 टुगेदर, हमारे पास स्टूडेंट्स एक वैल्यू आ जाएगी ma इज इक्वल टू माइनस k एंड x।
स्टूडेंट्स यहां से अगर हम अपनी वैल्यू को एक्सेलरेशन को इस तरह से शो कर दें माइनस के ओवर एम दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाए विच इज विल बिकम एस माइनस के ओवर एम एक्स। और स्टूडेंट्स यहां पर अब हमारे पास दो चीजें हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे है जी हमारे पास के। स्टूडेंट्स के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, अब इसकी वैल्यू का डिफरेंस किस तरह से आएगा हमने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि अगर आपके पास स्प्रिंग जो है हार्ड हो यानी कि स्टिफ हो तो हमारे पास के की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो लार्ज होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स if the spring is soft the value of k is small। तो स्टूडेंट्स ये भी अपना कंक्लूजन याद रखिएगा और मोस्टली हम लोग k की जो वैल्यू है उसको 1 कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास मैथ्स है, हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द नेट फोर्स acting on it is directly proportional to the displacement। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास जो फोर्स है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था। इसी तरह स्टूडेंट्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास दो चीजों का रिलेशन चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट एक्स का विद एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ए और एक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम इसको फाइनली कंक्लूड कर लें या कंक्लूजन निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर अपनी इस वैल्यू को जैसे लेट्स सी माइनस के ओवर एम या सिंपल पॉजिटिव के ओवर एम को स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर लेंगे कांस्टेंट के। सो स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पर हम अपनी वैल्यू को यूं लिख सकते हैं द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन आ जाता है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस की एग्जांपल डिस्कस की मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इस बात का पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने याद रखना है और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, आपने कुछ ऐसी एग्जांपल्स को जो है वो फाइंड आउट करना है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती हैं। मींस दैट द क्वेश्चन इज गिव द एग्जांपल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनका आंसर स्टूडेंट मैं आपको कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो प्रोवाइड भी करूंगा। एंड देन स्टूडेंट द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू which is about let's see कि यहां पर हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशंस को। तो काइनेटिक एनर्जी 0 एंड मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो द सेकंड क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट और कंडीशन इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, you have to find out the condition in which the kinetic energy and potential energy is maximum at the same instant। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने फाइंड आउट करना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।